अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना ख़ान और अभी मैं कराची के डाउनटाउन गुल प्लाज़ा के बाहर मौजूद हूं। डेफ़िनेटली बड़ा अफ़सोसनाक, दर्दनाक वाक़या हुआ है, सानिया हुआ है, पूरी कौम रंजीदा है और हम सबको बेहद अफ़सोस है क्योंकि जानी और माली नुकसान दोनों हुआ है। काफ़ी लोग जो हैं इस दर्द के साथ काफ़ी मुतासरीन मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इस उम्मीद के साथ मौजूद हैं कि कहीं जो उनकी मिसिंग जो पर्सन्स हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो क्योंकि डेफ़िनेटली ऑपरेशन भी साथ-साथ चल रहा है, रेस्क्यू की टीम भी मौजूद है कि उनकी जो प्यारे हैं उनको किसी तरह से तलाश कर दें। तो जब मैंने रेस्क्यू की बात की क्योंकि दिन रात मुतलका इदारे हैं, दीगर केएमसी हो गया, चाहे वो हमारी कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, उन्होंने दिन रात एक किया हुआ है कि कोई एक ऐसी उम्मीद हो, कोई ऐसी जान हो जो वो बचा सकें। और डेफ़िनेटली जो फायर फाइटर की मैं फुरकान का लाज़मी ज़िक्र करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने भी अपनी जान का नज़राना दिया था लोगों की जानें बचाते हुए। और अब हम यहाँ मौजूदा सिचुएशन का और यहाँ का चीज़ों का जायज़ा लेंगे कि किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह से यहाँ मुतासरीन की डेफ़िनेटली काफ़ी नुकसान हुआ है। जो ताजिर कम्युनिटी है उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहते हैं। आप क्या कहेंगे, कितने अफ़राद हैं? मुझे मुझे अंदाज़ा है कि आप हर एक से गुज़ारिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, क्या कहेंगे? बस जो कोशिशें हो रही है उसमें कमी कोताहियाँ ज़रूर होंगी। हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो है ना लवाए जो जो हमारे जो बच्चे हैं वो हमें मिल जाए। अब तक हमारे पास उनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। इसमें मेरी एक जो है ना वाइफ है, एक मेरी बेटी है, बहू है मेरी, और एक जो है ना बहन है हमारी। ये हफ्ते की दिन रात यानी इतवार की रात को 8 बजे जो है ना इनसे हमारा रब्ता हुआ था। उसके बाद से इनका कोई जो है ना हमारे साथ रब्ता नहीं है, ना उनका कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तमाम डिस्कों से भी मैंने पता किया है, हमारे नाम जो है ना वो मिसिंग पर्सन में भी लिखे हुए हैं और डीएनए के लिए भी हमने सैंपल दे दिए हैं, लेकिन अभी तक जो ये रिकवरीज आई है उसका अभी हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। कोई 30-40 वो वहाँ सिविल में आए हैं और वो इस शक्ल में है कि उसका कोई पहचान तो नहीं है। तो डॉक्टरों ने कहा कि हम इनका डीएनए करेंगे और लवाहिकीन का डीएनए करेंगे, उनको क्रॉस मैच करेंगे, उसके बाद कोई फ़ैसला करेंगे कि क्या क्या है और क्या नहीं है। बस नाज़रीन, हम दीगर मुतलका अफसरान से, लोगों से भी बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या सूरत हाल है क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी नाज़रीन, हमारे साथ डिप्टी मेयर सलमान साहब मौजूद हैं कराची के और जब से ये सानिया हुआ है वो यहीं पर ही मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे क्या अपडेट है, अभी की क्या सिचुएशन है, वो क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल के बारे में। जी सर। देखिए, जैसे ही वाक़या पेश आया तो हमें इत्तला मिली तो फिलफौर हमने रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी थी। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद थे, एसएसपी साहब, डीआईजी साहब और हमारी जो रेस्क्यू टीम है, फायर ब्रिगेड के टीम सब पहुँच चुके थे। रश की वजह से पहले दिन 10 से 15 मिनट डिले हुआ, फिर लोगों को कॉर्डन ऑफ करके फिर ऑपरेशन शुरू किया गया और उसके बाद से टिल आज तक अभी तक वो क्लियर हो चुका है। 20 डेड बॉडीज़ अभी रिकवर हो चुकी है, जिसमें से 13 आइडेंटिफाइड नहीं हुए, 7 आइडेंटिफाई हो चुके हैं और बाकियों के डीएनए के लिए हमने फैमिलीज़ के भी लिए और जो नहीं उनके भी डीएनए के लिए भेज दिए गए। तो इस सिलसिले पे अभी तक कार्रवाइयाँ चल रही है और ये जो बिल्डिंग सामने खड़ी हुई है इसके फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को क्लियर कर दिया गया। वहाँ पे हमारे रेस्क्यू टीमें जाकर चेक करके आई हैं तो वहाँ पे कोई डेड बॉडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बिल्डिंग सेफ है। बाकी जो डेब्रेज हो गया अब उसका काम शुरू हो चुका है कल से। जो हो सकता है जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है वहाँ से अगर कोई हम निकालेंगे जब डेब्रीज को तो मलबा, तो उसके बाद पता लगेगा कि क्या सिचुएशन है। फिलहाल अभी तक ये कंडीशन है जिस दिन जब ये हादसा पेश आया टिल टुडे। डीसी साहब, डेफिनेटली एक बहुत दर्दनाक वाकया हो चुका है। अब मुझे ये बताएं कि आवाम को किस तरह से रिलीफ दिया जा रहा है। 24/7 हम काम कर रहे हैं उस पर। जो इन्फॉर्मेशन लवाकिन की तरफ से हमें मिल रही है
एक हमने अपना नंबर प्लस हमने अपना PTCL नंबर वो हमने ऑलरेडी मीडिया को दिया हुआ है। उस प्लेटफॉर्म से हमें लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप में भी, डायरेक्ट कॉलिंग में भी। वो डाटा हम कलेक्ट करके अपने इंफॉर्मेशन डेस्क में अपने डाटा में अपडेट करते जा रहे हैं। कुछ डाटा हमें ताजिर हजरात ने भी दी है, कुछ डाटा लोगों ने डायरेक्ट इंफॉर्मेशन डेस्क में फिजिकली अप्रोच करके दिया है। तो 3 तरह से हमें डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। वो डाटा कलेक्ट करके फिर हम रख रहे हैं, फिर उनसे डिसीज़ या जो मिसिंग पर्सन है अनफॉर्चुनेटली उसका नंबर लेके हम पुलिस को भेज रहे हैं ताकि हम उसका लास्ट लोकेशन ट्रेस कर पाएँ। उस हिसाब से हमें अभी तक पुलिस ने 39 वेरिफिकेशंस भेजी हैं जिनका लोकेशन गुल प्लाजा या सराउंडिंग में आया है। बाकी लवाकिन के साथ हम राब्ते में हैं और उनके दुख दर्द को हम समझ सकते हैं। हमारी कोशिश है हम रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। अल्लाह करे हम कोई इंसान मिले तो हम अल्लाह करे हम दुआ से उम्मीद करें, अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं हम उनको वो रिकवर कर पाएँ और जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को मुकम्मल करें। मेरे साथ SSP साहब भी हम मौजूद है। यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ अवामुन नास को देखना और यही जिस तरह से हमें पता चला था कि डेफिनेटली आग बुझाने की जो गाड़ियाँ थी वो फंस गई थी क्योंकि आवाम को थोड़ा सा ताउन करने की ज़रूरत होती है। तो अब बताएंगे क्या सिचुएशन है। वेरी फर्स्ट नाइट जो है वो बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे एकदम से। वो आपको पता है हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि हर आदमी जो है वो अपना मोबाइल लेके खड़ा हो जाता है और वीडियोस वगैरह बनाना शुरू। उनको थोड़ा सा ये एहसास करना चाहिए कि मेरी वजह से अगर रेस्क्यू के काम में प्रॉब्लम आ रही है तो वो सबका नुकसान है। तो हम उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग साइड पे हो जाएं। आप एटलीस्ट जो एम्बुलेंसेस के रास्ते हैं या फायर ब्रिगेड के रास्ते हैं या जो रेस्क्यू सर्विसेज आ रही हैं यहाँ पे 1122 उन सारों का आप रास्ता ना रोकें। तो बहरहाल वो 2 दिन से तो खैर इतनी प्रॉब्लम हमें नहीं आई जो फर्स्ट नाइट आई थी, क्योंकि हमने फिर पूरे चारों तरफ जो है वो अपनी नफरी हमने बढ़ा दी और स्ट्रॉन्ग हमने वहाँ पर रास्ते वगैरह जो है वो बंद कर दिए हम लोगों ने। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है आप लोग अपनी जानें जो है ना रिस्क में डालते हैं, ख़तरे में डालते हैं। सब आपके जितने भी सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, काम करने वाले हैं, रेस्क्यू वाले हैं, तो उस वक्त डेफिनेटली उस वक्त तो चीज़ें माशाल्लाह आपने कंट्रोल भी कर ली हैं। तो अब उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि मैंने फुरकान का भी जिक्र किया था, इट्स नॉट ईजी क्योंकि उनकी फैमिली ने भी एक नौजवान अपना जवान जो है खोया है। देखिए मैं आपको बताऊं कि वेरी फर्स्ट नाइट की अगर मैं बात करूं जिस वक्त ये आग लगी है तो मैं और DC साहब जो है वो हम कभी, क्योंकि 3 साइड कॉर्नर है ये यहाँ पर, जब हम यहाँ से कहीं से भी गुजरते थे ना तो वो आग जो है वो हमें तक झुलसा आ रही थी पूरी तरीके से, क्योंकि इतनी तपिश थी आग में। मगर वो हमने सब ने काम तो करना है, मुश्किल वक्त में तो काम करना होता है और यही वक्त है असल आपको काम करने का। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है राजा रुस्तम साहब जो कि इस ऑपरेशन के इंचार्ज हैं। अभी जो ऑपरेशन चल रहा है कितना मुकम्मल हो चुका है और अभी किस तरह से आप बाकी चीज़ों को इस ऑपरेशन को कैरी करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको पता है तीसरे दर्जे की आग थी पूरी। तो पहले तो हमने इसमें कूलिंग का काम किया और उसके अलावा इसका एक हिस्सा जो है ये पीछे आप देख रहे होंगे ये क्लेप्स कर गया। इसमें हमारा एक फायर फाइटर भी शहीद हो गया है। अच्छा, अब हमारा जो हमने SBC की टीम को साथ लिया है, हमारे सिटी वार्डन साथ हैं और बाकी दूसरे डिपार्टमेंट को हमने ऑन बोर्ड लेने के बाद हमने एक पूरा नक्शा बना के विजिट किया इसका। उसमें ये तय हुआ कि ये जो सामने 9 नंबर गली थी ये रास्ता बिल्कुल एंड तक जाता है, इसको हम क्लियर करेंगे। उसके बाद क्लियर करने के बाद हमारी टीम अंदर जाएगी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहले से कूलिंग करेंगे इसको पूरा, और कूलिंग करने के बाद फिर रेस्क्यू वाले जाके जो डेड बॉडी हैं, क्योंकि अभी तक हमने नीचे ग्राउंड में और फर्स्ट फ्लोर तक डेड बॉडी कवर कर ली जो 27 से करीब हो गई हैं। अब सेकंड फ्लोर जो रह गया है, थर्ड फ्लोर रह गया और ये हिस्सा रह गया है। इसको इन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये है कि यहाँ से जो जिनके प्यारे इस वक्त जो मर गए हैं उनकी डेड बॉडी रिकवर की जाए, क्योंकि वो 3-4 दिन हो गए हैं वो यहाँ से गए नहीं है, मुसलसल यहाँ रुके हुए। तो जब वो डेड बॉडी रिकवर हो जाएगी उसके बाद हम जो ताजदान की जो इसमें कोई हमें बाकायदा पैसे भी मिले हैं तो लोगों की तिजोरी हमारे पास आई हैं, लाइसेंस मिले, कागजात मिले हैं। जहाँ की पास्ता तंजीम है जो गुल प्लाजा की है, हम उनसे ऑन बोर्ड हैं। जब कोई ऐसी सूरत आती है हम बाकायदा उनसे रिसीविंग दे के उनको ये चीज़ें देते हैं। फिर इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हमारी मशीनरी काम कर रही हैं। ये मशीन जब काम करती है तो इसके अंदर उनका बहुत सारा दुकानों का मटेरियल जो है वो भी हमें मिल रहा है ना। हमने ये किया कि यह हमारे डंपर मेवा शाह के अंदर जा रहे हैं और मेवा शाह के अंदर हमने बाकायदा अपने भी लोग बिठाए हुए हैं और ये पास्ता जो इनकी गुल प्लाजा की एसोसिएशन है इनके लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं। हम हमारे ट्रक की एंट्री भी करते हैं और सामान की वीडियो बना रहे हैं ताकि जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए तो जो इनके पैरों का सामान है वो इनके हवाले कर दिया जाए। और उसके बाद पहले हम तमाम बिल्डिंग का सर्च ऑपरेशन करेंगे जिस पे डेड बॉडी पहले रिकवर की जाएगी, दूसरे मरले पर जो इनके कीमती कागजात हैं वो दिए जाएंगे।
आप मुझे ये बता दें कि यहाँ पे दाखिली बाहर जाने के रास्ते कितने थे, कितने खुले हुए थे, कितने लोग जो है डेफिनेटली किसी ने का ग्राउंड फ्लोर में थे वो वहाँ से निकल गए, तो क्या वजूहात थी, क्या चीज़ें थी जब इस ऑपरेशन में आप लोग पड़े हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कोई इंसाइट, कोई ऐसी बात जो आप हमसे आज शेयर करना चाहें? जो हमें इतला मिली है जी, इनके 5 रास्ते थे जो जाने के थे ना, बाकी सब गलियाँ थी इनकी, ऊपर जाने का रास्ता था इनका। अच्छा, जब आग लगी तो कुछ लोग ऊपर की तरफ गए हैं, और जो हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये शायद किसी दुकान के अंदर पहले आग लगी थी जिसमें प्लास्टिक की चीज़ें रखी हुई थी, प्लास्टिक के फूल थे, उसके बाद ये आग भगे पड़ी है। आपकी हिम्मत को, इनके जज्बे को सलाम। और ये दिन रात आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए यहाँ मौजूद हैं। कोई कोई बात कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले जो ये हादसा हुआ है इनको मेरा बड़ा दुख है, और ये हमारी टीम जितनी भी लगी हुई माशाल्लाह अपने घर बार छोड़कर, और ये हमारी टीम मौजूद है, बड़े साहब खड़े, इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं इनको सलाम करता हूँ। इंशाल्लाह हमारी कोशिश से निकालेंगे। बहुत शुक्रिया सर, हम आपको सलाम करते हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। भाइयों के साथ हमारी बहनें भी शाना बशाना आवाम के साथ खड़ी हैं, और मैं इनसे भी पूछूंगी, इनसे भी बात करूंगी, क्योंकि डेफिनेटली इनका बहुत बड़ा ऑपरेशन था रेस्क्यू के हवाले से। तो अभी आप क्या कहेंगी अभी? देखिए, गुल प्लाज़ा में 3 दिन से ये सिचुएशन जारी है, और रेस्क्यू 111 के जो एहलकार हैं वो 3 दिन से जो है ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। पहले फायर फाइटिंग कर रहे थे, साथ साथ आज के दिन जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। हमारी टीम जो है 24/7 यहाँ पे मौजूद है, और साथ साथ जो है वो ना सिर्फ जो है वो मलबा हटाने का काम कर रही हैं, फायर फाइटिंग कर रही हैं, साथ साथ जो यहाँ पे विक्टिम्स हैं उनके जो रिश्तेदार हैं उनको भी साथ साथ वो हौसला दे रही हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह से हमने कहा था कि सब लोग मिल के इस मिशन में दिन रात काम भी कर रहे हैं, और मेरे साथ फैसल भाई हैं, और वो जब से ये सिचुएशन है वो यहीं पे मौजूद हैं। ख़ुद भी डेड बॉडीज़ उन्होंने काफ़ी रिकवर भी की। हम इनसे पूछेंगे कि डेफिनेटली अभी भी सिचुएशन कुछ बेहतर नहीं लग रही, क्योंकि अभी भी एक्सपेक्टेड है कि डेड बॉडीज़ मिल भी सकती हैं। क्या सिचुएशन है, इन्होंने किस तरह से सारी चीज़ों को हैंडल किया है, देख रहे हैं क्या स्ट्रैटेजी है, तो हम फैसल भाई से बात करेंगे। जी फैसल भाई। बिल्कुल, हमें 26 से ज़ायद जो है वो लाशें मिली हैं। इसमें बहुत सारी लाशें जो हैं वो काबिल शनाख्त नहीं हैं। तलाश का काम अभी भी जारी है। जो बिल्डिंग इंटैक्ट है उसमें भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं लोग, फिर वापस आ जाते हैं हमारे वर्कर्स वगैरह, फायर ब्रिगेड का स्टाफ है, दूसरे लोग हैं। DNA टेस्टिंग का भी जो है वो अभी पुलिस सर्जन से मेरी बात हुई, उनके नुमाइंदे से मेरी बात हुई। उन्होंने सैंपल लिए हुए थे कल के, और आज रात से उन्होंने मुझे कहा है कि हम अपना कैंप लगाएंगे ईदी होम सोराब कोट पे, और रिज़ल्ट आना जो है वो शुरू आज रात से होंगे। तो 2-2, 4-4 करके रिज़ल्ट आएंगे, तो वो फिर आज रात से कल परसों तक जो है ना हैंड ओवर कर देंगे, जो बॉडी शनाख्त हो जाएंगी। अच्छा फैसल भाई, जब डेफिनेटली जब ये इंसिडेंट हुआ था, वाकई लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपको तो फ़ौरन से कॉल मौसूल हो जाती, आग लग जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा इंसिडेंट हो, फ़ौरन ईदी को कॉल की जाती और ईदी पहुंच जाती बगैर कॉल के भी, ऐसा ही है? तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी जब आपको इत्तला दी गई? क्या आप लोग वाकई, क्या मैं नहीं समझती कि कोई इतनी मेंटली तौर पर प्रिपेयर होगा कि इतना बड़ा वाकया सानिया हो सकता है, उस वक्त क्या आप लोगों की सिचुएशन? मुझे इत्तला रात को जब मिली है, मतलब 11 बजे के करीब मुझे इत्तला मिली है कि गुल प्लाज़ा में आग लगी हुई है, लेकिन उस वक्त इतनी बड़ी नहीं लगी हुई थी। और हमारे लड़के आए हुए थे, मरकज़ के भी लड़के आए हुए थे, हमारी एम्बुलेंस सर्विस के भी सारे लड़के मौजूद थे, यहाँ पे काम कर रहे थे। 20 के करीब ज़ख्मियों को इन्होंने भी, दूसरे लोगों ने भी शिफ्ट किया, जो कि ऊपर से कूद भी रहे थे, जल भी रहे थे, जले हुए भी थे, और कूदने की वजह से उनकी हड्डियाँ भी टूटी हैं। उनको सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट किया। तो शुरू से ही मतलब आप समझ लें कि आग लगी है, 10 मिनट 10-15-20 मिनट में हमें इत्तला मिली है। हम यहाँ मौजूद थे और लोगों की मदद कर रहे हैं, और अभी भी मौजूद हैं। आज चौथा दिन है, और ये तकरीबन एक हफ्ता दिन और जो है 5-6 दिन मज़ीद इनको लगेगा ये मलबा क्लियर करने में, क्योंकि अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग है, ये कोई छोटी बिल्डिंग नहीं है। 8000 गज़ की जो है बिल्डिंग है, 2 एकड़ पे बनी हुई ये जगह है। लोग शॉपिंग कर रहे थे, रात के 10:10 या 5 मिनट कुछ हुए थे। हाँ, और उसकी वजह से लोग यहाँ पे मौजूद थे। दरवाजे बंद थे, 5 दरवाजे ताले लगा दिए थे, और जिस चौकीदार ने दरवाजे ताले लगाए थे वो ऊपर गया हुआ था, वो भी जल के मर गया। तो चाबियाँ भी उसके पास थी, और वो भी बेचारा नहीं बच सका, अंदर ही रह गया। और दरवाजे बंद थे जिसकी वजह से लोग निकल नहीं पाए, और जो शॉपिंग करने आते हैं उनको रास्ते भी सही नहीं पता होते, तो वो
अंधेरा अंधेरा हो गया, धुआं हो गया, तो बेचारे इसी में ट्रैप होके फंसे। सेफ्टी के हवाले से बात करें तो फायर ब्रिगेड हमारे साथ है, वो हमारे साथ होती है, हमें गाइड करती है, तभी हमारे लोग अंदर जा पाते हैं। वो पीछे हमें बैकअप में होती है ताकि वो हमें सपोर्ट करें, अल्लाह ना करे पीछे से फिर आग भड़क उठे या धुआं आ जाए तो वो हमें मदद कर सकें। और फैसल भाई, आप क्योंकि हर ऑपरेशन का हिस्सा बने हैं, हर बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ, आवाम के साथ, मैं समझती हूँ इंसानियत की बातें हर जगह खड़े होते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या बात कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग परेशान हैं? देखिए, और अल्लाह जिनका नुकसान हुआ है वही इसकी तकलीफ़ को समझ सकते हैं। हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके दुख में इनके साथ हैं। अल्लाह उनको हिम्मत दे, सब्र दे। जवान लड़के हैं, मालिक भी हैं, वर्कर्स भी हैं इनके अंदर, उन सब के लवाहिकीन को अल्लाह हिम्मत दे। और आप लोग भी दुआ करें, कौम से भी दुआ है कि बड़ा सानिया है, लोग उनके लिए दुआ करें। अब एक घर है तो घर की जो हिफाजत है वो सीएम मेयर तो डायरेक्टली आके करते नहीं है। बड़े लॉजिकल बात है कि कोई भी इमारत हो, घर भी हो, तो उनको पता है कि आग लग सकती है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। देखें, मैं आपको मैनेजमेंट के ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ऊपर जो दुकानें थी 1100 दुकानें, 1028 दुकान, इसकी मेंटेनेंस मेरे ख्याल में 1500 रुपीज़ थी पर मंथ, ठीक है ना। तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख और समथिंग। और हमारी जो बेसमेंट थी उसको हम लोग पेमेंट करते थे 35,000 स्क्वायर फीट को 245 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इट्स मीन एक छोटा दुकानदार 30,000 देता था, बड़ा दुकान 80,000 देता था, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 80-90 हज़ार पे वहाँ से नीचे से आते थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने इसकी फैसिलिटी नहीं दी। हमारे यहाँ पर फायर बॉल भी थे, फायर एक्सटिंग्विशर भी थे, उसको हमने खुद ने यूज़ किया है। ऐसी बात नहीं, मैं इंतजाम के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। दूसरी बात, हमारे पे गेट यहाँ पर 13 गेट हैं एग्जिट। एक हमारे पास मस्जिद के पास बड़ा एग्जिट था जिसमें एक साथ 100 आदमी निकल सकते थे, एक हमारे पास रैम्प था उसके अंदर एक साथ 400 आदमी भाग सकते थे। एग्जिट का भी मसला नहीं था। कुछ लोग वो फंसे, उन लोगों की ये गलती थी कि उन्होंने जब देखा धुआं आ रहा है तो उन्होंने अपनी दुकानों को बंद कर लिया, शायद हो सकता है थोड़ी देर का मसला है तो हम निकल जाएंगे। तो आपने वीडियोस में भी देखी होंगी, कुछ लोग अपनी दुकानों में महसूर होकर रह गए, फिर बाद में जब निकले तो वो लोग फंस गए थे। तो उस वजह से हर जगह में आग फैल गई, लेकिन आग इतनी रैपिड फायर की तरह फैली है तो उसका समझ में नहीं आ रहा कि एक गेट में लगने के बाद 2 मिनट के अंदर दूसरी गेट में कैसे पहुंची, और दूसरे गेट के बाद तीसरे और चौथे गेट में अचानक कैसे लगी, और बीच का हिस्सा क्यों महफूज था, बाद में वो बीच का हिस्सा क्यों जला, और बीच के हिस्से के जलने का सारे गेट में आग एक साथ कैसे जली, ये हमारी समझ से बालातर है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो मैं सानिया था, इसमें जितने लोग का इंतकाल हो गया, जो शहीद हुए, अल्लाह इनकी मगफरत करे, उनका कोई नेमल बदल नहीं है, उनकी कोई कीमत भी नहीं, चाहे वो सीएम साहब 1 करोड़ दे दें, चाहे सीएम साहब 10 करोड़ दे दें, इसका कोई नेमल बदल नहीं। जिसका बच्चा गया, जिसकी बेटा गया, जिसका शौहर गया, उनके ऊपर क्या गुजर रही है वो जाने। हमारे बेसमेंट के अंदर कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब बाहर आ गए, लेकिन हमारी बेसमेंट, लोगों ने अफवाह उड़ा के रखी है कि बेसमेंट सेफ है। बेसमेंट इज नॉट सेफ, बेसमेंट इज एब्सोल्युटली फिनिश, बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। वहाँ पर सिर्फ शीशे के दरवाजे थे, वहाँ प्लास्टिक के आइटम थे, वहाँ गारमेंट्स थे, वहाँ पर्स थे, वहाँ ज्वेलरी शॉप थी, वहाँ गोल्ड था, और वहाँ जो चीज़ थी वो बिल्कुल टोटल तंदूर बन गया था, और तंदूर के अंदर रोटी कैसी पकती है ऐसी चीज़ें पक गई थी। अच्छा अमीन साहब, अब आपने कह दिया कि आप लोगों के कितने, मुझे अब ये बता दीजिएगा कितने बाहर जाने के रास्ते हैं। दूसरा इसमें ये सवाल है कि आपने कहा कोई चीज़ें मौजूद थी, लोगों को अब अवेयरनेस नहीं थी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपकी 4 फ्लोर की मंजिल आपकी है, इमारत है, तो अब आप लोगों का कैसा मैकेनिज्म था, स्ट्रक्चर था कि अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी भी फ्लोर पे आग लगती है तो भाई सेकंड थर्ड वालों को कैसे पता चलेगा? ये अवेयरनेस, ये एक मैकेनिज्म किस तरह से आप लोगों ने काम किया था? कि हमारे बेसमेंट के सिर्फ 3 गेट थे मेन, जिससे हम बाहर की तरफ जा सकते थे। ऊपर से आने के भी हमारे पास 3 रास्ते थे, लेकिन वो बिल्कुल अनयूज, कोई यूज़ के काबिल नहीं थे। उधर से कस्टमर उतरता है, कस्टमर जो भी उतरता वो बेसमेंट में दाखिल होता, लेकिन जिस वक्त आग लगी वो बेसमेंट तो हमने टोटल बंद हो गया था। और दूसरी बात ये, गेट्स बंद हो गए थे, लोगों को निकलने का एग्जिट, वाकई सही बात है कि मेरे पास बेसमेंट में जो लोग आते हैं ना, हमसे पूछते हैं कि भाई ये रास्ता हमारा एग्जिट किस तरफ जाता है, तो हमारे पास 3 एग्जिट थे, और जो है ये बहुत कंजस्टेड था। सीधी बात है, कोई वेकेशन कुछ भी नहीं था वहाँ पे, एग्जिट कोई एग्जॉस्ट जो होता है वो सिस्टम नहीं था वहाँ पे। इसकी बहुत बड़ी मेजर फॉल्ट है इसमें, ऐसा नहीं है। जी नाज़रीन, हमारे साथ ताजिर रहनुमा जावेद साहब मौजूद हैं। हम इनसे भी पूछेंगे, जानेंगे कि सिंध गवर्नमेंट के साथ इनकी मीटिंग्स रही हैं, इस हवाले से क्या कहना है, कितने मुतमईन है और आगे का क्या लाए अमल है। जी जावेद साहब, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो जो बेचारे जो यहाँ इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनके लवाकिन को सब्र व जमील अता फरमाए। सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया, फ़ौरन मीटिंग बुलाई, इसी जगह पे सीएम मुझे मिले थे और दूसरे दिन सुबह मीटिंग बुला ली। संडे के दिन शाम को यहाँ मिले और मंडे को सुबह मीटिंग बुला ली और फ़ौरन मीटिंग के अंदर हम 3-4 घंटे वहीं रहे। वहाँ बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो उन्होंने हमारी बात मानी और उन्होंने कहा कि जो आप तरीक़ेकार बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है। उसमें बल्कि उन्होंने भी आइडियाज़ दिए और उसके लिए हमने सब ने मिल के डिसाइड किया कि अब किसी भी मार्केट के अंदर अल्लाह ना करे हादसा हो तो कोई मौत ना होनी चाहिए, कैजुअलिटी कोई ना हो। उसके तरीक़ेकार हमने बना लिया। उस पर परसों से सेमिनार शुरू कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनकी लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। उनके सारा आज सुबह फिर कमिश्नर साहब ने मीटिंग बुलाई थी, सब चीज़ें उसमें लिस्ट बन रही हैं, तैयार हो रही हैं और इंशाल्लाह उस पर भी काम 2 दिन में शुरू हो जाएगा। जी नाज़रीन, अभी हमने गुल प्लाजा में लोगों से बात की, मुतलका लोगों से, अफसरान से और इंतज़ामिया से, रेस्क्यू एहलकार से और ऐसी फैमिली से भी जिनके अभी तक जो हैं प्यारे मिसिंग हैं। और डेफिनेटली इस गम के मौके पे पूरा पाकिस्तान, पूरी आवाम इन लोगों के साथ है। और हमने जब मुतासरीन से बात की, अब डेफिनेटली जो नुकसान हुआ है जानी और माली, लेकिन इस हवाले से रियासत ने भी इन लोगों को जो तसल्ली दी है, जो इनसे मीटिंग्स रही हैं, वो काफ़ी मुतमईन भी दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है गुल प्लाजा का, अब सवाल ये उठता है कि हमने इससे क्या सीखा है। क्या वाकई आने वाले दिनों में जिस तरह से ये जहाँ पे आग लगी है, जो सेफ्टी मेजरमेंट्स होनी चाहिए थी दीगर मॉल्स में, बिल्डिंग्स में, वो अब ज़रूर होने की ज़रूरत की बात है और ये हमने नहीं, हम सब ने मिल के इस पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे मोना खान को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।